सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक कृषि से संबंधित तमाम नई जानकारियां पहुंचाते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में खबरें खेती की, मंडी के ताज़ा भाव और मौसम की जानकारी तो होगी ही, इसके अलावा जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा वो होगा कि देसी गाय मानव स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। बढ़ते ताप से आक्रामक होती मुर्गियां, प्रजनन पर भी प्रभाव। मछली पालन आय का प्रभावी स्रोत, शोधपरक परिणाम मिले। पशु चारे के नए विकल्प, कैक्टस भी आहार बना और बकरी के लिए आहार का नया रूप। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। अब खबरें विस्तार से। पूरे भारत में बढ़ता ताप नन्हे पक्षियों के व्यवहार पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। मुर्गियों पर किए गए विशेष परीक्षणों के शोधपरक परिणाम इस प्रकार हैं। बरेली स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार अधिक गर्मी मुर्गियों के व्यवहार को आक्रामक बना देती है। जहां वह एक दूसरे पर उग्र होकर प्रहार करने लगती हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते ताप से मुर्गियों को बचाने के लिए उनके आवास में ठंडक दें, पर्दों को ढकें और पानी का इंतजाम रखें। छोटी बड़ी मछलियां जहां जल कृषि के रूप में महत्वपूर्ण आहार हैं, वहीं युवा किसानों के लिए आय का प्रभावी स्रोत बनकर उभर रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। नागपुर स्थित महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ ने जल की कलक से प्राप्त जल कृषि की आय को पहचाना है और किसानों तक पहुंचाया है। मछली पालन का बहुत ही बड़ा स्कोप है और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि इस वक्त दुनिया में मछली पालन के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और अगर हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जिसे हम कहते हैं, जिसमें मछलियाँ पैदा की जाती हैं, तो उसमें भी हम दूसरे स्थान पे आते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर ज़रूर आते हैं, लेकिन अगर हम उत्पादकता देखें तो चीन की उत्पादकता हमारे से कहीं 8 गुनी ज़्यादा है। और इस क्षेत्र में हम अगर उतनी उत्पादकता पे आएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्कोप है। और ये एरिया जो है, जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो विदर्भ का जो एरिया है, ये एरिया जो छोटे छोटे जलाशय हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके लिए फेमस है। एक यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है गोंदिया, उसको महाराष्ट्र में कहा जाता है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। उसमें बहुत लेक्स हैं। तो इस क्षेत्र में मछली उत्पादन का बहुत ज़्यादा स्कोप है और हमारा विश्वविद्यालय ये प्रयास कर रहा है कि जो भी नई तकनीक है, इस क्षेत्र में नया ज्ञान है, ये किसानों को दिया जाए, जिससे कि किसान नई तकनीक, नए ज्ञान को इस्तेमाल करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं। गर्मियों में जब हरे चारे की तंगी हो जाती है तो उसके वैकल्पिक स्रोत तलाशे जाते हैं। इस दिशा में पशु वैज्ञानिकों द्वारा कैक्टस जैसी वनस्पति को भी बतौर आहार तैयार कर लिया गया है। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए जहां पौष्टिक और संतुलित चारे की आवश्यकता है, वहीं उसका स्वादिष्ट होना भी जरूरी है। इस दिशा में नए चारों की पहल स्वागत योग्य है। हमको 12 महीने चारा चाहिए, खासकर जो पशु दूध देते हैं उनके लिए तो हरा चारा ही चाहिए। तो हरे चारे की जो उपयोगिता हम देखते हैं, साथ ही साथ अल्टरनेट, बिल्कुल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे जो संस्थान हैं, हम हमेशा इसकी खोज में रहते हैं कि अल्टरनेट हमको कोई ऐसा मिले। तो हमने एक जो ये कैक्टस होता है, उस कैक्टस के बारे में ये एक मिथ थी, तो कैक्टस जो है वो किसी काम का नहीं है, तो वो हमने मिथ दूर करी है और एक जो उसके अंदर कांटे नहीं होते हैं, ऐसा एक कैक्टस विकसित किया है। हमारे 2-3 संस्थान हैं हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, और हमने वहाँ पे उनसे हरा चारा बनाया और उसके साथ में कुछ ग्रेन्स भी मिला दिए। तो उससे देखा कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पशु की, वो कैक्टस से पूरी हो रही है। तो मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ, और हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को ये बताते हैं कि आप कैक्टस भी उगाइए। अच्छा, कैक्टस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने खेत में ही उगाएं, उसकी मेड़ पर उगा
सकते हैं, जहाँ आपकी बैरन लैंड है वहाँ उगा सकते हैं। और उसके लिए हम नई नई तकनीक कैसे उससे पैदा करें, उसके लिए कहाँ से आपको बढ़िया सीड चाहिए या कैक्टस मटेरियल कहाँ से चाहिए, वो हमारा संस्थान देता है। कम खर्चे में अधिक आय कराती बकरी को पौष्टिक और सहज खा पाने योग्य आहार वैज्ञानिकों द्वारा एक मशीन से पौष्टिक और निगलने में सहज चारा तैयार किया गया है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। छोटे पशुओं में बकरी पालन अपनी जगह बना चुका है। स्वस्थ बकरी सही आहार के मूल मंत्र को मखदूम मथुरा स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पहचान चुका है। संस्थान द्वारा विकसित यह मशीन चारे को नया रूप दे रहे हैं। किसान भाइयों, ये जो गोलीनुमा आहार आप देख रहे हैं जो हमारे हाथ में है, ये बकरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोलीनुमा आहार में हम भूसा दाना दोनों 60 और 40 की मात्रा में मिक्स करते हैं और इसे इस पैलेट पैकिंग मशीन में डालते हैं। इस मशीन द्वारा ये गोलीनुमा आहार तैयार होता है। इस आहार की ये विशेषता है कि अगर इसे हम बकरी को खिलाएं तो बकरी का वज़न अच्छी तेज़ी से बढ़ता है और बकरियां इसे बहुत पसंद से खाती है, बहुत चाव से खाती हैं। इस पैलेट की एक ये भी विशेषता है कि ये अगर ज़मीन पे गिर जाए तो इसे हम दोबारा इसको उपयोग में ला सकते हैं। इस गोलीनुमा आहार में हम कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सूखी घास, सूखी पत्तियाँ, इन सब को भी मिक्स कर सकते हैं, जिसके कारण इस गोलीनुमा आहार का कॉस्ट भी कम किया जा सकता है। ये गोलीनुमा आहार की कीमत करीब करीब 7 से 8 रुपये तक आती है और इसको खिलाने से बकरी पालक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकता है। इस गोलीनुमा आहार में हम दाने में कोई अनाज, खली, मिनरल मिक्सचर, नमक और चोकर सभी को मिलाते हैं और इस गोलीनुमा आहार में हमें पशुओं के लिए सारी जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे आपको प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, सारी की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार ये गोलीनुमा आहार पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमने यहाँ CIRJ में विकसित किया है। बढ़ती गर्माहट पूरे देश के मौसम को प्रभावित कर रही है। आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम की क्या चाल है। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में आंधी चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों में उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम तथा मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। तो आइए अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तरावट देते तरबूज की आवक जोर पकड़ रही है। वहीं दूसरी ओर आम की आवक भी धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। उपभोक्ता के बीच दोनों ही फलों की खासी मांग है, अतः उत्पादक अच्छे दाम पा रहे हैं। सलाद के लिए खीरा और चटनी के लिए हरा धनिया और तीखी हरी मिर्च की आवक भी सुधरती जा रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, देसी गाय हम सभी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है और महत्वपूर्ण रहेगी। देसी गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, जिससे दूध, दही वगैरह तो बनते ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय का गोबर, गोमूत्र, जिन्हें हम पंचगव्य कहते हैं, वो भी औषधियाँ बनाने के काम आता है, जिससे हमारे बहुत से किसान भाई बहन अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देसी गाय में वो ताकत होती है कि वो मौसम के हिसाब से, यानी जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। तो आइए उसके बारे में और अधिक जानने के लिए देखते हैं ये कार्यक्रम। भारतीय गायें या कहें देसी गायों की हमारे देश में करीब 28 नस्लें और भैंसों की 7 नस्लें प्रमुखता से पाई जाती हैं। गायों में साहिवाल, कांकरेज,
मालवी, हरियाणा, थारपारकर, बचौर, मेवाती, नागौरी, राठी, गिर, अमृतमहल, लाल सिंधी आदि प्रमुख हैं और भैंसों में मुर्राह, भदावरी, जाफराबादी, सुरती, महसाना, नागपुरी, नीली रावी आदि हैं। हमारी देसी गायें देश की जलवायु के अनुरूप ही ढली हैं और कम चारे में भी अच्छा दूध देने में सक्षम हैं और इनमें रोगों से लड़ने की और तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की अद्भुत क्षमता है। लंबे लंबे सींगों वाली हल्के काले सफेद रंग की गाय कांकरेज कहलाती हैं। यह नस्ल गुजरात में पाई जाती थी। अब इसकी तादाद बेहद कम है और इसकी मूल नस्ल मिल पाना भी मुश्किल हो गया है। कांकरेज नस्ल की गाय बहुत ही तेज और ताकतवर होती हैं। कांकरेज गाय तो दूध थोड़ा कम देती है, पर माल ढोने में इस नस्ल का सांड अव्वल होता है। कांकरेज तो और देशों को भी चाहिए, क्योंकि यह कम चारा खाकर भी अपना वजन बनाए रखती है और विपरीत परिस्थितियों में भी तंदुरुस्त रहती है। और हमारी अन्य देसी नस्लों की तरह बीमारी से लड़ने की भी इसमें कमाल की क्षमता है। कांकरेज को ब्राजील में गुजरात कहा जाता है। अमेरिका जैसे देशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। गाय के गोबर और गौमूत्र से कई रोगों से लड़ने की कई दवाएं तैयार की जा रही हैं। गौमूत्र का शोधन करके उसके कई रोगों की दवा अब गांव के स्तर पर भी तैयार हो रही है और इसमें गोकुलपुरा गांव के भाई आत्म प्रकाश ने भारतीय गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर पूरे गांव को गौमूत्र, गोबर और उससे बनने वाले उत्पादों व दवाओं के बारे में जागरूक किया है। आज हम भिवानी जिले में गांव गोकुलपुरा से बोल रहे हैं। दोपहरी का समय है, सब फसलें कट चुकी हैं और काफ़ी गर्मी है आजकल। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसे किसान हैं जो गाय से जो भी गौमूत्र और गोबर है उसका सदुपयोग कैसे करें। सदुपयोग नॉर्मली तो आदमी यही है कि खाद बनाएगा, खेत में डालेगा, ठीक है, लेकिन उससे बढ़ कर कुछ ऐसी हैं, कुछ औषधियाँ बनती हैं और ऐसी कारगर औषधियाँ बनती हैं जिसका कल आने वाला जो है वो बहुत सुनहरा समय होगा उसका। तो आइए आज आपकी मुलाकात करें एक नवयुवक गोपालक से और वो गायों का गौमूत्र और जो गोबर है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आत्म प्रकाश जी, आप ये जो गाय रखी हैं आपने, इनसे किस किस प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं, क्या उपयोग उनका है? गाय के गोबर से जी हम खाद बनाते हैं। गाय का गोबर 15 लीटर गोबर लेते हैं, 15 लीटर पानी लेते हैं और उसके अंदर 1 किलो गुड़ डालते हैं और 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है वो डालते हैं। आत्म जी, पीपल का पेड़ ही क्यों छाटा आपने, उसके नीचे की मिट्टी जैसे आपने कहा? गौमूत्र को सुबह पहले हम उठते हैं जी 5 बजे के समय और फिर एक बार लेके जब गाय गौमूत्र करती है तब हम गाय के पास जाते हैं और इन सभी गायों का गौमूत्र इकट्ठा कर लेते हैं। 4 लीटर 5 लीटर जितना 10 लीटर जितना भी करना होता है हमारे को उतना कर लेते हैं। उसके बाद हम गाय के गौमूत्र से दवाई तैयार करते हैं, एक बार में डाल लेते हैं, स्टील के बार में या मटके में डालते हैं। मटके में डाल के 7 लीटर गौमूत्र हम उसकी दवाई तैयार करते हैं, फिल्टर के द्वारा उसको गर्म हीट पे थोड़ा रख देते हैं और 7-8 घंटे उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद 1 घंटे के बाद एक एक टपका करके वो दवाई निकलती है। और गाय के गौमूत्र का फिल्टर का इसका सबसे बड़ा महत्व यह है जी, आने वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की जो अक्षमता होती है वो एक गाय के गौमूत्र में ही होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है जी, जिसके घर में अगर गाय है तो उसको इन चीज़ों की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये जितनी भी दवाइयाँ आप बनाते हैं, चाहे पेट की है चाहे और किसी चीज़ की है, वो कितने प्रकार की और कौन कौन सी दवाइयाँ बनाते हैं? गाय के गौमूत्र से जी पेट की सफाई होती है, इससे रोगों के लड़ने की क्षमता इसमें पूरी होती है। गाय के गौमूत्र में बीमारियां नहीं आती, जैसे स्वाइन फ्लू आई थी पीछे, आई फ्लू आई थी, तो इनका जी बहुत बड़ा महत्व है गाय के गौमूत्र से। तो कितने प्रकार की दवाई बना लेते हैं आप? हम जी
कम से कम भी 10-15 प्रकार की दवाइयाँ तैयार कर लेते हैं। ठीक, यहीं से चली जाती हैं सब? यहीं से। अच्छा। हमारे एरियाज़ में भी हमारी दवाएँ बिक जाती हैं। वैसे अच्छे हम ज़्यादा दाम वगैरह नहीं लेते यहाँ एरियाज़ में, तो लोकल में तो हम मिनिमम पैसे में हमारी दवाइयाँ वितरित कर देते हैं। और सभी दवाइयों के जी पैसे तो वैसे भी नहीं लिए जाते। जैसे ये बवासीर है, आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही है लोगों को, बवासीर की है और नज़ले की है। ग्रामीण एरियाज़ में यहाँ मेडिकलों से दवाइयाँ लेते हैं और 15-20 ऐसे इंसान ठीक किए हैं जो कि बगैर पैसे के, जिनको बवासीर थी, पेट के दर्द का 24 घंटे पेट का दर्द होना बहुत तकलीफ किया करता ये था। एसिडिटी वगैरह की बड़ी समस्या आजकल, तो इसके बारे में कोई दवाई बनाई है? तेज़ाब होती है जी, इससे तकरिष्ट बनाते हैं जी हम लस्सी का। अच्छा। 10 लीटर लस्सी लेते हैं, एक मटके में डाल लेते हैं लस्सी को और उसमें हरड़, आंवला, काली मिर्च, अजवाइन 400 ग्राम की जी मात्रा में मिला के हम इनको प्लस में 5 नमक पीस के उसमें मिला के उनको एकत्रित किया और लस्सी के अंदर इस तरह से एक छड़ लेके मटके के अंदर डाल देते हैं। और सर्दी के मौसम में तो सबसे पहले यही बात है कि जी 10 दिन का टाइम लग जाता है तकरिष्ट बनाने में, लेकिन गर्मी के मौसम में हीट ज़्यादा रहती है। 5 या 7 दिन के अंदर अंदर हमारी दवाई तैयार हो जाती है। आपके हिसाब से जो हमारी दूसरी गाय हैं, संकर नस्ल की हैं या विलायती जिसे हम कहें, और अपनी देसी गाय हैं, चाहे कांकरेज है, चाहे हरियाणा, साहिवाल, देवनी, कुछ भी है, तो इनमें कितना फ़र्क महसूस करते हैं? मेरे को तो पता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जानना चाहूँगा। मैं तो जहाँ तक मानता हूँ जी, हमने इनके दूध के साथ सिंपल तौर पे आपको बता दूँ, जब हम चाय बनाते हैं तो इनके सबसे छोटी सी बात तो ये जी, चाय भी बहुत अच्छी नहीं बनती। किन के दूध? जो ये नस्ल वाली गाय, विदेशी। हाँ जी। और हमारे गाँव में जो भी किसान भाई ये रखते हैं ये गायें, उनके हमने देखा घर पे जाके इन घुटनों में बहुत दर्द होता है। अच्छा। हाँ जी, तकलीफ़ें होती हैं। और ये जो हमारे जोड़ होते हैं जी, शरीर के पार्ट जो होते हैं, ये पार्ट भी काम ठीक ढंग से नहीं करते। जुड़ जाते। हमने जब कई बार उनको बोला है तो वो लोग दूध के चक्कर में नहीं छोड़ते इन गायों को। हमने ऐसा भी देखा है कि एक किसान भाई के पास एक गाय ये नस्ल वाली 2-2 साल तक भी दूध दे देती है। किसान भाइयों को रूरल एरियाज के अंदर पता नहीं है कि इस चीज़ का महत्व क्या है, देसी गाय का महत्व क्या है। और इन गायों का दूध पी के अपने जीवन में बीमारी से बहुत तरह पीड़ित हो जाते हैं। आप तो मानते हैं देसी नस्ल जो है वो बढ़िया है? बिल्कुल, विदेशी तो विदेशी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जी। जागरूक किसान आत्म प्रकाश के साथ उनका पूरा परिवार ही गौ सेवा और मानव सेवा में लगा हुआ है। 5 बजे उठूँ सवेरे, सब तो पहले उठ के न दही निकालूँ पहले तो जाकरत मत, फिर मैं बिलाऊँ, टाबरान जगाऊँ, छोटी बू चाय बना के डावे, सामान पकड़ावे, कोई गर्म हो तो ठंडो पानी डालूँ इसमें, ठंडो हो तो मैं गर्म पानी डालूँ इसमें, फिर जो घी आ जा और उठ के फिर आपको काम लग जा। मेरी ड्यूटी तो जिया से। मेरा काम यह है जी, मैं दूध काटने को बखत उठ के न और इन्हें नीरूँ और फिर मैं दूध काट दूँ। आत्म प्रकाश के भाई सोम जी गौमूत्र और गोबर से बने उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में बेचते भी हैं और गांव के अन्य बेरोजगार युवकों को इन उत्पादों जैसे साबुन, धूप बत्ती, गौमूत्र और काली बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। आपने देखा होगा कि एक नौजवान क्या सोच है उनकी, क्या क्या बनाते हैं, लेकिन जब तक ये खपत करने वाले इंसान के पास नहीं जाएंगी तो उतना लाभ नहीं मिलता बनाने का। तो आइए देखें इनकी मार्केटिंग कैसे होती है, और ये जानकारी दे रहे हैं हमें सोम जी। सोम जी, ये जैसे बताया इन्होंने, कोई कब्ज़ की, कोई एसिडिटी की, या पेट ख़राब हो जाए किसी वजह से, या बवासीर की, या साबुन बनाना, कई चीज़, अगरबत्ती वगैरह भी हमने देखी इनकी। तो इनकी मार्केटिंग का अभी तक तो छोटे स्तर पे है, फिर भी क्या सोचा आप और कैसे करते हैं इसको हैंडल? दो कैटेगरी में हम इसको रखेंगे जी। एक तो कैटेगरी होगी हमारी जो दवाइयाँ हम बना रहे हैं, दूसरी कैटेगरी है हमारी जो हम डेली यूसेज की चीज़ें हैं हमारी, जैसे आपकी साबुन होगी, तेल हो गया, फिर उसके साथ धूप बत्ती हो गई, शैम्पू हो गया,
जो भी गाय के प्रोडक्ट से जो भी चीज़ बन रही हैं, जो डेली बेसिस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो, तो इन दोनों की मार्केटिंग के लिए हमने दोनों को एक अलग स्तर में रखा है। दवाई के लिए तो जो हमारे पास यहाँ आसपास के गांव से जो लोग आ जाते हैं, उनको पता लगता है कि यहाँ देसी गायें से सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, एक तो वो लोग हो गए। दूसरा डेली यूसेज की चीज़ें हैं। आजकल आपने सुना भी होगा कि ऑर्गेनिक का बड़ा नाम आ रहा है। जी। तो कहीं भी हमें ऑर्गेनिक का अगर कोई स्टॉल मिले, कहीं भी फ्री में मिले, तो हम वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ आए हैं उनके साथ आगे एक चेन जुड़ जाती है जी। वो आगे बताते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो आजकल हमारा ऐसा चल रहा है, जो हमारा घी है, जो हमारी धूप बत्ती है, जो हमारा नाक में डालने वाला घी है, और फिर उसके साथ हमारी साबुन है, इसके ऑर्डर कई बार तो हमें आजकल फ़ोन पे आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और दवाइयों का हम इस तरह से नहीं दे सकते, और साथ में अभी आने वाले टाइम में कुछ ऐसी साइट्स भी आ रही हैं जिनके ऊपर वैदिक, ऑर्गेनिक, इनका कोट करके हम वो चीज़ रख सकते हैं जानकारी के लिए भी, और हम उनके साथ एक टाई अप कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी कि उसका जो ऊपर का कवर है वो अच्छा बने, दिखने में अच्छा लगे। जैसा कि सभी कह रहे हैं दिखने में अच्छा होना चाहिए, अंदर क्या वो बात की बातें हैं। जी। तो इस तरह से हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कहीं कहीं मेले लगते हैं, एग्जीबिशन है, ये वहाँ ले जाते हैं आप इनको? हाँ जी। अब मेले के लिए मेले में तो हम नहीं कहेंगे मेला, तो उसको जैसे ऑर्गेनिक फेस्ट कह सकते हैं। दिल्ली में लग गया, गुड़गांव में लग गया। फिर आजकल अलग अलग आयुर्वेद के ऊपर अलग अलग शिविर लगते हैं। कोई राजीव दीक्षित जी का शिविर लगता है, कोई उत्तम महेश्वरी जी गो आधारित चिकित्सा करते हैं, उनका शिविर लग जाता है जी। फिर साथ में कभी कभी आयुष वाले भी, जो आयुष गवर्नमेंट का है, वो भी अपना शिविर लगाते हैं। तो हम उनके साथ महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ इस विषय पर। जी जी। हमारे से आगे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से सीख ली क्या यहाँ के लोगों ने? कुछ दिन के लिए मैं भी महाराष्ट्र में है, सुनील मानसिंह का जी अपना जी, नागपुर में, इसीलिए मैं नागपुर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम वहाँ भी गए थे। अच्छा। तो वहाँ हमने वहाँ 15 दिन रह के उनसे ये सारी चीज़ें सीखी, और उन्होंने बड़े अच्छे से सिखाया। एक किस्म का कोर्स किया। हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। अच्छा। 3 लड़के यहाँ से गए थे, तीनों लड़कों के पास वो कोर्स का सर्टिफिकेट है। उसमें उन्होंने खाद बनानी भी सिखाई है, कैसे खाद बनाई जा सकती है। फिर एक तो ये हो गए, फिर एक सुभाष पालेकर जी हैं, और एक उत्तम महेश्वरी जी हैं, और इस तरह से अलग अलग लोग जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो गऊ के लिए काम कर रहे हैं, जो गो आधारित कृषि के लिए काम कर रहे हैं, जो गो आधारित दवाइयाँ बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ बार बार जुड़े रहते हैं, संपर्क बनाए रखते हैं। चलो, मुझे तो बड़ी अच्छा लगी है ये, ख़ासकर हम विदेशी चीज़ें, विलायती चीज़ें कहो, और रसायनों का इस्तेमाल इतना हो चुका है कि ये भी ख़राब हो गया और ये भी ख़राब हो गया है। तो शायद हम देसी रास्ते पाएंगे तो फिर अपने रास्ता ठीक अपनाएंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आने वाला कल भी अच्छा होगा। क्या? बिल्कुल। धन्यवाद आपका जी। विदेशों से भारतीय गाय की मांग इसलिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के बढ़ते तापमान के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से वहां की नस्लों की उत्पादक क्षमता घट रही है। लेकिन भारतीय नस्लों में जलवायु परिवर्तन से लड़ने की अच्छी क्षमता है। आज हम दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर पर हैं। अमेरिका जैसे देश से लगभग 1 करोड़ टन ज्यादा दूध पैदा करते हैं। लेकिन दूध के साथ गाय के अन्य उत्पादों के प्रति भी जागरूकता बेहद अहम है। साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने में गोबर की अहम भूमिका है। गोबर तो कीटनाशी सहित कई रोगों में भी उपयोगी है। इसके साथ ही गौमूत्र के औषधीय गुणों को आज विज्ञान ने भी माना है, जो कैंसर जैसे घातक रोगों से भी लड़ने में सक्षम है।
खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाई बहनों, आपने देखा कि देसी गाय कितनी उपयोगी होती है। वाकई गुणों की खान होती है देसी गाय, और हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो किसान भाई बहनों, अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी आप लोगों को दे देता हूँ। खबरें खेती की और मंडी के ताज़ा भाव तो रहेंगे ही, और इसके अलावा मौसम की जानकारी भी हम आप लोगों को देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कार्यक्रम होगा वो होगा एक छत्तीसगढ़ के अमरूद उत्पादक किसान के बारे में। उनसे हम आपकी भेंट कराएंगे। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।